सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड चैनल है हमारे प्यारे से कॉलेज के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हमने एक फ्रेश और एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है हमारे 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, फ्रेश क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक बार हमने ऑलरेडी JR ट्यूटोरियल जो हमारा मेन चैनल है उस पर हमारा एक बार पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड का जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं आप लोग को यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। सही है, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट कर दिया है। जिसने नहीं देखा जरूर से देखेंगे। और जो हमारा सेकंड लेसन है उसमें लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग मेनली स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, मेनली हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे जो नोट्स हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर से, प्रैक्टिस पेपर से, वो सारी चीजें अपलोड होंगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से जाके प्ले स्टोर से जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग ने कहां तक बातें कर रखी है? हम लोग ने पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रखा है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पिछले वीडियोस, जरूर से जाके पिछले वीडियोस देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो जरूर से जाके वो सारे के सारे टॉपिक्स देख लेना एक बार। सही है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? दैट इज गैमीटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, हम लोग ने मेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फीमेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग गैमीट बनाना सीखेंगे। सही है, मेल का गैमेट बनाना सीखेंगे, फीमेल का गैमेट बनाना सीखेंगे, और फिर उसके बाद आगे चलकर उन दोनों गैमेट्स को फ्यूज करवा देंगे, यानी हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन करवाने से पहले हमें गैमेट बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज गैमीटोजेनेसिस। सही है, अब देखो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? सिंपल सा भी मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। किसका फॉर्मेशन करना? गैमेट का फॉर्मेशन करना। अब देखो गैमेट दो टाइप की है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो दो प्रकार के गैमेट्स हैं, एक मेल का गैमेट होगा और एक फीमेल का गैमेट होगा। सही है, मेल के गैमेट का क्या नाम है? स्पर्म, और फीमेल के गैमेट का क्या नाम है? ओवम कह लो। 3 नाम बताया ना मैंने, ओवम कह लो, एग कह लो, या फिर oocyte कह लो। सही है, ठीक है। तो इन सारे गैमेट्स का फॉर्मेशन आज हम लोग को सीखना है। तो मेनली आज हम लोग इस मेल के गैमेट बनाना ही सीखेंगे। आप देखो मेनली इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, सॉरी गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन जब हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जब हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सही है, गैमीटोजेनेसिस में जो सबसे पहला है दैट इज स्पर्म का प्रोडक्शन, इसमें इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल का गैमेट है उसको बनाने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दैट इज oogenesis। समझ में आ रही है बात? ठीक है, oogenesis। क्लियर है? सो ये दो प्रोसेस है गैमेट बनाने के। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वहां पे आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, जो oogenesis है उसमें आगे चले किसका फॉर्मेशन होने वाला है? oocyte का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मेल गैमेट के अंदर, वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है, तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले आप लोग को मेल का गैमेट पता होना जरूरी है, मेल का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है कि कहां पे मेल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसके लिए आप लोग को लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही डिटेल में जो मेल का दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। सही है, तो अगर वो सारी चीजें आपके ब्रेन में है, दिमाग में है, तो आप लोग को बहुत इजी जाएगा ये सब। ठीक है, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो जरूर से उसे देख कर आना। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपका। मैंने आप लोग को बताया था कि बॉडी के बाहर, मेल की बात करूं मैं तो बॉडी के बाहर एक स्क्रोटम नाम का पाउच रहता है। ठीक है, इस स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है। सही है, मैंने बताया था आप लोग को। फिर इस टेस्टिस के अंदर ऐसे छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, इस टेस्टिस के अंदर ऐसे छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सही है, अगर मैं इस लोब को बड़ा बनाऊं, ठीक है, इस लोब को एक बड़ा सा बना दूं, तो इस लोब को, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सही है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। सही है, मैं मार्क नहीं करके दे रहा हूं, लिख के नहीं दे रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके दिया हुआ है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में। तो जिसने भी नहीं देखा है जरूर से देखेंगे। मैं क्या बता रहा हूं कि ये हमारा बड़ा सा टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर दैट इज
टेस्टिकुलर लोब है, और टेस्टिकुलर लोब के अंदर क्या है, दैट इज आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब कितने प्रेजेंट होते हैं ये पता होना चाहिए आप लोग को, मैंने बताया हुआ है कितने प्रेजेंट होते हैं, 200 से 300। ठीक है, कितनी क्वांटिटी होती है पर टेस्टिस, दैट इज 200 से 300। और वहीं अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूं सो 1 से लेके 4। ठीक है, एक आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेके 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकती है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो होता है। मतलब इसे मुझे थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा बना के देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। तो मैंने क्या किया, इस ट्यूब्यूल को लिया, इसको यहां से ऐसे कट कर दिया। ठीक है, यहां से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, और फिर देखा कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो मैंने यहां पे ऐसे कट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें यहां पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और यहां पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, जब आप किसी भी ट्यूब को कट करोगे और ऊपर से देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखता है। तो ये सर्कल क्या है, वो ट्यूब की कटी हुई है। तो ये आपका क्या है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही है, इट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही बात है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको क्या देखने मिल रही है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसे सेल्स मिलते थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, कुछ ऐसे टाइट जंक्शन के थ्रू। याद आ रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स, टाइट जंक्शन, ऐसा कुछ मैंने बताया था आप लोग को। सही है, तो ये जो सेल्स है, इन सेल्स को मैंने क्या कहा था, नर्स सेल। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनका रिवीजन हो रहा होगा। सही है, क्योंकि मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूं तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको नहीं समझेगा। तो आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 वापस बोल रहा हूं, अच्छे से देख लेना। क्लियर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्स सेल। नर्स सेल, या फिर इसे हम लोग सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते थे, या फिर इसे मैंने एक और नाम बताया था ना आप लोगों को, सर्टोली सेल। ठीक है, तो इसे हम लोग सर्टोली सेल भी कहते थे। और इन्हीं सेल के साइड साइड में, ठीक है, इन्हीं सेल्स के साइड साइड में यहां पे क्या प्रेजेंट होते थे, हमारे मेल गैमेट बनाने वाले जो प्राइमरी सेल्स है। ठीक है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, वो वाले सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते थे। क्लियर है, ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो दिस आर द स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद यहां पे जो खाली खाली स्पेस पड़ा है, दैट इज इंस्टेंट अपना जो फ्री स्पेस पड़ा है, यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते थे, यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते थे। इसे हम लोग क्या बोलते थे, आप लोग को याद होगा ना, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर हमारे लेडिक सेल। सही है, तो इसे हम लोग कहते थे इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल। कहां प्रेजेंट है ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, जो खाली खाली स्पेस है, इसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। सही है। अब मुझे पता करना है कि ये प्रोसेस शुरू कब होती है। ये भी मैंने आप लोग को, याद करो, हार्मोनल कंट्रोल वाले टॉपिक पढ़ाया था कि मेल के अंदर जो मेल गैमेट बनने की प्रोसेस है वो शुरू कब होती है। तो जब एक बेबी, एक बच्चा, एक छोटा सा लड़का, ठीक है, जब वो 12 to 13 ईयर्स का होता है। ठीक है, जब वो कब होता है, 12 to 13 ईयर्स का होता है, मतलब इस टाइम पे इसकी बच्चे की प्यूबर्टी हिट हो रही है, मतलब प्यूबर्टी आ रही है। ठीक है, इस बच्चे की प्यूबर्टी आ रही है। तो इस टाइम पे इसके बॉडी के अंदर कुछ कौन कौन से चेंज देखने के लिए मिलेंगे वो थोड़ा सा देखो। ये फॉर एग्जांपल इस बच्चे का ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, इस बच्चे का ब्रेन है। यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर रहता है ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इस बच्चे का ब्रेन है। अब इस बच्चे के ब्रेन में यहाँ पे एक हार्मोन, एक ग्लैंड लगा होता है जो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हाइपोथैलेमस। सही है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड एक दूसरा ग्लैंड लगा होता है इसी के नीचे। ठीक है, इसी के नीचे एक दूसरा ग्लैंड लगा होता है कुछ ऐसे शेप में। ठीक है, इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पिट्यूटरी। बताया है मैंने, पिट्यूटरी ग्लैंड। बराबर, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। सही है। तो ऊपर वाला क्या है, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे वाला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब होता क्या है, जब भी इस बच्चे की प्यूबर्टी हिट होगी जिस समय पे, उस समय ये जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करता है GnRH। क्या रिलीज करेगा ये, GnRH। इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लिख दूं यहां पे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सही है।
ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है ये जाके अफेक्ट करेगा इस पिट्यूटरी पे, मतलब ये जाके इन्फ्लुएंस करेगा किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये यहां से रिलीज हुआ और ये जाके किस पर अटैक करेगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब इसके इन्फ्लुएंस में, इस जीएनआरएच के इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी यहां से दो हार्मोन रिलीज करता है, एक एलएच और एक FSH। ठीक है, एक LH और एक FSH। और साथ ही साथ इस बच्चे के यहाँ पे टेस्टिस के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए आप लोग को, जो मैंने अभी बनाया था। सही है, ये आपका लोब्यूल का स्ट्रक्चर था ना, और यहाँ पे क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटोगोनियम, और यहाँ पे ये सेल्स थे। थोड़ा ऐसे बना रहा हूं मैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये सर्टोली सेल्स है। सही है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपके इंटरस्टिशियल सेल्स जो आगे चले क्या बनाएंगे, दैट इज हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करेंगे। सही है, तो अब देखो होगा क्या, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, दैट इज LH और FSH। अब इसका फुल फॉर्म भी जान लो, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वहीं अगर मैं LH की बात करूं तो LH को हम लोग मेनली कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बट उसका नाम अभी जरूरी नहीं है, इसको एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ICSH। ठीक है, एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है ISCH लिख दिया ना मैंने, गलती कर दी, ICSH। क्लियर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। ICSH का फुल फॉर्म है दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये किसको स्टिमुलेट करेगा, किसको जाके तंग करेगा, ये तंग करेगा आपके इंटरस्टिशियल सेल्स को, मतलब ये जाके एक्ट करेगा इन सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये जाके एक्ट करेगा इन सेल्स के ऊपर, और जब ये सेल्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे उसके बाद ये रिलीज करेगा, ठीक है, गिर गया, उस टाइम पे ये रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, क्या रिलीज करेंगे, ये टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो टेस्टोस्टेरॉन कब रिलीज हुआ, जब उसके ऊपर LH आके लगा। LH कब रिलीज हुआ, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर GnRH आके लगा। GnRH कब रिलीज हुआ, जब ये जो बच्चा है, ये जो बेबी है, ये क्या हुआ, प्यूबर्टी हिट हुई, मतलब अब इसकी जो उम्र है वो 12 से 13 साल हो गई है। समझ में आ रही बात। तो उस टाइम पे आपके जो जब बच्चा एक प्यूबर्टी हिट करता है, तब आगे चल के जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, स्पर्म का गैमेट का फॉर्मेशन शुरू होता है। अब होगा क्या, ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ है ना, ये जाके इस स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर अफेक्ट करेगा और इस स्पर्मेटोगोनिया को डेवलप करने में मदद करेगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया को आगे चल के डेवलप करवाएगा और उनको डेवलप करने में मदद करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में डेवलप होता है और कौन कौन से प्रोसेस के नाम है, बस सिंपल सा पढ़ना है हम लोग को। उसके पहले आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। आप आई गेस आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोग को अभी तो पता होगा कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको एक बार बता देता हूं मैं। ठीक है, आई होप ये आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा, ले लिया, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे आप लोगों को बस एक छोटा सा बताना है कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होती है। ठीक है, आई नो आप लोग को पता होगा, ठीक है, ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं चलो जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, सही है। और मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, सही है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। क्या बोल रहा हूं मैं, माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ऐसा क्यों, देखो क्रोमोसोम आप लोग को पता है कि सेल्स के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो जब एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो, फॉर एन एग्जांपल एक ऐसा सेल है, ठीक है, और जब वो डिवीजन करे तो इससे आगे चल के कितने सेल बनेंगे,
दो सेल बनेंगे, एक सेल यहां पे, एक सेल यहां पे। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर 46 क्रोमोसोम था, तो अगर इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम आए तो इसका मतलब यहां पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया। जब डिवीजन हुआ उस टाइम पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। और ऐसे इक्वेशनल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। मतलब माइटोसिस में कभी भी जो क्रोमोसोम के नंबर है उसके अंदर चेंजेस नहीं आते। अगर ये सेल 2n है तो ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। समझ में आ रही बात? इनके नंबर में चेंजेस नहीं आते, जो क्रोमोसोम है उसके नंबर में चेंजेस नहीं आते। समझ में आई बात? लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, मियोसिस का इसमें उल्टा है। अगर एक सेल है, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली बात मियोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब एक सेल आगे चल के दो सेल बनाएगा और ये दो सेल आगे चल के वापस रीडिवाइड होंगे और वापस आगे चल के 4 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सही है? तो ये टोटल मियोसिस है। जो पहला वाला डिवीजन है इसे हम लोग मियोसिस 1 कहते हैं और जो दूसरा वाला डिवीजन है इसे हम लोग मियोसिस 2 कहते हैं। सही बात है? अब जो एक्चुअल रिडक्शन होता है वो मियोसिस 1 के अंदर होता है बच्चों, ठीक है। जो एक्चुअल रिडक्शन मतलब अगर यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है तो यहीं पे ये n और n हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आधे मतलब क्या, अगर ये 46 क्रोमोसोम है तो ये 23 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। फिर जब ये रीडिवाइड होंगे तो अब यहां पे रिडक्शन नहीं होता है। अगर यहां पे भी रिडक्शन हो जाए तो ये n/2 बन जाएंगे ना ये सेल्स, ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो ये भी 23 होंगे, ये भी 23 होंगे, ये भी 23 होंगे और ये भी 23 होंगे। समझ में आ रही बात? मतलब जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह है, सेम टू सेम। मतलब यहां पे कोई क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हो रहे, लेकिन चेंज कहां पे हो रही है, मियोसिस 1 के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको इतनी बातें पता होगी। अब अगर आपको इतनी बातें पता है तो अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम लोग कोई क्लियर नहीं है। सही है? क्लियरली समझ में आ गया। अब इमेजिन कर लो एक बच्चा है जिसके अंदर वो सारी हार्मोनल वाली चीजें हो गई हैं, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो गया और वो टेस्टोस्टेरोन अब जाके उसकी बॉडी में भी फैल रहा है। सही है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ उसके स्पर्मेटोगोनियम पे भी अफेक्ट कर रहा है। अब लिख लो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सबसे पहला सेल है दैट इज अवर स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है? स्पर्मेटोगोनियम को ही आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक सेल की बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनियम, अगर बहुत सारे सेल्स की बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है? अब सबसे पहला क्या होगा, इस सेल के अंदर होगी माइटोसिस। ठीक है? इस सेल्स के अंदर क्या होगी, माइटोसिस। अब देखो, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था मेल गैमेट तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पर्मेटोगोनियम इज अ स्टेम सेल। ठीक है? स्पर्मेटोगोनियम इज अ स्टेम सेल्स। मतलब ये जो सेल्स है ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम डिवीजन कर सकते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। सही है? और मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि मेल जो होता है उसके अंदर प्यूबर्टी से लेके जब तक उस मेल की डेथ नहीं हो जाती, मतलब टिल डेथ स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता रहता है। सही है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन रुकता नहीं है, एक बार जब शुरू हो गया वो प्यूबर्टी के टाइम पे। सही है? तो इसका मतलब जब ये स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके कुछ सेल्स बनाएंगे तो उसके बाद उसमें से कुछ जो सेल्स होंगे, मतलब आधे जो सेल्स होंगे वो वापस रिटर्न हो जाएंगे किसके अंदर, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर। तभी तो सेल्स खत्म नहीं होते। सही है? एक सेल से दो सेल बना और वो एक सेल आगे चल के स्पर्म बनाएगा, जो दूसरा सेल है वो वापस स्पर्मेटोगोनियम बन गया। फिर उस सेल से आगे वापस दो सेल बने, फिर ये सेल आगे चल के वापस स्पर्म बनाएगा और ये वाला जो बचा वाला सेल है ये वापस स्पर्मेटोगोनियम बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करता है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपने नंबर बढ़ा रहा है। ठीक है? ये क्या कर रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम था ये 2n था, तो यहां से जो सेल बनेगा वो भी क्या होगा, 2n ही होगा। अब इसमें से आधे सेल वापस क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम बन जाएंगे और कुछ सेल्स आगे चल के स्पर्म की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? जो सेल्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम कहेंगे दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है? देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं एकदम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सिमिलर वर्ड आपको देखने मिलेंगे। ठीक है? स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, तो ऐसे सिमिलर से वर्ड आप लोग को देखने मिलेंगे और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक ही काम करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लोग ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मतलब आपका ये जो 2n सेल था ये वापस डिवाइड हुआ और किससे डिवाइड हुआ, ये माइटोसिस से। तो अब ये 2n ही बनेगा, मतलब ये सेल भी 2n होगा, ये सेल भी 2n होगा। एक सेल वापस चला जाएगा किसमें, स्पर्मेटोगोनियम बनने में। ये जो बचा हुआ सेल है जो आगे चल के स्पर्म बनाएगा, इस सेल को मैं क्या कहूंगा, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है? और ये सेल भी क्या होगा, 2n ही होगा। ठीक है? ये सेल भी क्या होगा, 2n ही होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब क्या होगी,
इस सेल के अंदर मियोसिस होगी बच्चों, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। अब मियोसिस दो पार्ट में होती है, सबको पता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, इट इज कॉल्ड एज मियोसिस 1। फिर इस दो सेल से आगे चल के 4 सेल बनते हैं, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल, सबको पता है, सही है। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, ठीक है, तो जो सेल बनता है यहां पे उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं कि मियोसिस 2 का मतलब जब एक कंप्लीट मियोसिस खत्म होती है ना, उस सेल को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप लोग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे मेरे लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे कि जो मियोसिस 1 का रिजल्ट है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ना कि टोटल मियोसिस का। सही है, समझ में आई बात। जो मियोसिस 1 का रिजल्ट सेल है, मतलब ये वाले सेल है, इन सेल्स को मैं क्या कहूंगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इन सेल्स में अब होगी मियोसिस 2। तो हमेशा ध्यान में रखना, बहुत बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि मियोसिस एक कंप्लीट होने के बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने बताया वो एकदम सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के करेगा, मियोसिस 2 करेगा, ये बनाएंगे, तो यहां पे कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं, यहां पे कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल क्या है, एन हो गया, ये 2n से क्या हो गया, n हो गया। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 में ही एक्चुअल रिडक्शन होती है। ये जो 2n है, अब यहां पे क्या हो गया, ये n फॉर्म हो गया, क्योंकि इसी के अंदर क्या होती है, एक्चुअल रिडक्शन होती है। क्लियर है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इट इज द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल आपके पूरे प्रोसेस के अंदर। सही है। उसके बाद जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, तब यहां पे जो सेल बनेगा इसे हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड। क्लियर है, समझ में आ गया। सबसे पहला क्या था, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुई, इसने अपने नंबर बढ़ाए, तो 2n से 2n ही रहा सेल, और कुछ सेल्स वापस चले गए स्पर्मेटोगोनियम के फॉर्म में, और कुछ सेल आगे चल के ये प्रोसेस करने लगे। जो सेल प्रोसेस करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी, ठीक है, मियोसिस 1 होगी, जब कंप्लीट होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो स्पर्मेटिड। अब मियोसिस 2 सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होती है, मतलब यहां पे क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होंगे। तो ये n है, तो ये भी क्या होंगे, n। क्लियर है। अब इसके बाद क्रोमोसोम के नंबर कम नहीं होने वाले। अब ये स्पर्मेटिड क्या हो गए हैं, n हो गए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये वाला मैं मिटा दूं, क्योंकि मुझे और भी थोड़ी थोड़ी चीजें लिखनी है यहाँ पे। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, जितनी चीजें मैंने आप लोग को बताई, आई होप आप लोगों को वो सब कुछ क्लियर होगा। ये क्लियर हुआ, समझ में आया। आपका क्या है, स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस हुआ, कंप्लीट हुआ, क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उससे मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई, आपका क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया। अब ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये एक्चुअल में ऐसा गोला गोला शेप है, ठीक है। कैसा शेप है, ऐसा गोले गोले सेल जैसा दिखने वाला शेप है। लेकिन क्या हमारा स्पर्म हमको सेल जैसा दिखता है? मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी, आज स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसा सा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, इसकी एक पूंछ होती है लंबी सी, सही है। तो कुछ ऐसा दिखता है आपका स्पर्म, लेकिन ये स्पर्मेटिड ऐसा नहीं दिखता, ठीक है। स्पर्मेटिड ऐसा नहीं दिखता, स्पर्मेटिड एक सेल की तरह दिखता है, जो इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, सही है। तो अब ये जो स्पर्मेटिड है, इसका शेप चेंज होगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं। अब ये जो स्पर्मेटिड है, इसका शेप चेंज होगा और साइज चेंज होगा, और अब ये इस शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, और इस शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, ठीक है। या फिर आप इसी को ही स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को इतनी प्रोसेस समझ में आ गई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। What we call this process as a spermiation। तो ध्यान से वर्ड याद रखेंगे, इतने सारे वर्ड हैं, तो इसे ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से स्पर्मेटिड बना, ठीक है। स्पर्मेटिड कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, स्पर्म में या फिर स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग ने क्या कहा, दैट इज स्पर्मिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग ने क्या कहा, स्पर्मिएशन। आई होप आप लोग हर एक चीज नोट डाउन कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, आप लोग भी मेरे साथ साथ चीजें लिख रहे होंगे, जैसे जैसी चीजें मैं लिख रहा हूं, वरना बिना लिखे याद नहीं होगा।
सिंपल सी बात है, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं होने वाला। सही है, सिर्फ ऐसे देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप चीजों को लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, वरना ये सब कल पूछूंगा तो भूल जाओगे। तो ये आज पढ़ रहे हो कल भूल जाओगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए लिख लिख के याद करो, प्रैक्टिस करो, तभी चीजें पॉसिबल होंगी। समझ में आ रही बात? बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में याद रखने के लिए। तो समझ में आ गया इतना? क्या बोला मैंने? स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर ये मियोसिस 1 किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर ये मियोसिस 2 किया, स्पर्मेटिड बनाया। फिर ये स्पर्मेटिड का कुछ चेंज नहीं होता, कुछ न्यूक्लियस चेंज नहीं होता, सिर्फ ये क्या होता है, शेप और इसका साइज चेंज होता है और ये क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। और ये स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉइड। ठीक है, सिंगल सेल है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। इतना समझ में आया? अब देखो, ये जितने भी सेल्स बने हैं ना, ये सारे के सारे कहां पे हैं? दिस इज द लोब। ये सारे के सारे टेस्टिस के अंदर हो रहे हैं। टेस्टिस के अंदर भी कहां पे, दैट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। टेस्टिकुलर लोब्यूल में भी कहां पे, एक क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूं मैं, एक ही बना रहा हूं। सही है, और इसके अंदर क्या है, आपके सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है। सही है, क्लियर है? अब देखो, ये जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, ये जितने भी स्पर्म बने ना ऐसे ऐसे इस शेप के, इन सब का ये जो हेड वाला पोर्शन है ना, ये आपके सर्टोली सेल के अंदर घुसा हुआ रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जितने भी सेल्स थे, इन सब का ये जो हेड वाला पोर्शन है, सर जो पोर्शन है ना, ये किसके अंदर घुसा हुआ है, इस सर्टोली सेल के अंदर घुसा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इनके डेवलपमेंट में इनको न्यूट्रिशन की जरूरत थी। और याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केयर करती है बच्चे की। ठीक है, कौन सा बच्चा, स्पर्म इज अ बच्चा, सो उसकी केयर करती है ये। सही है, केयर करना मतलब क्या, उसको न्यूट्रिशन देना। तो स्पर्म को जब तक वो डेवलप हो रहा होता है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है बच्चों। और न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करता है, अपना जो सर है ना, सर वो किसके अंदर घुसा के रखता है, इस सर्टोली सेल के अंदर। तो कुछ ऐसा सीन दिखता है हम लोग को, कुछ ऐसा सीन दिखता है, पतले वाले से बनाते हैं, कुछ ऐसा इसका सर ऐसे घुसा हुआ दिखता है, एम्बेडेड होता है इसका सर। समझ में आ रही बात? इसका सर ऐसे क्या होता है, एम्बेडेड होता है। और ये जो बीच वाला खाली वाला स्पेस है ना, ये जो खाली खाली स्पेस है, बीच वाला स्पेस, इसे हम लोग ल्यूमिन कहते हैं, ल्यूमिन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद है, ल्यूमिन, किसी भी खाली जगह को ल्यूमिन कह दिया जाता था। मैंने आप लोग को मेमोरी ग्लैंड में भी पढ़ाया था, किसी भी खाली स्पेस को हम लोग ल्यूमिन कह देते थे। सो इट इज ऑल्सो ल्यूमिन। क्लियर है? इट इज ऑल्सो अ ल्यूमिन। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब ये क्या होगा, अपने अब जैसे ही ये पूरा का पूरा स्पर्म बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये सेल पूरा का पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये अपने सर को इससे निकालने की कोशिश करेगा। ये ऐसे से बोलेगा, यार मुझे नहीं रहना, मुझे निकाल दे, मुझे निकाल दे, मुझे घुटन हो रही है। सही है, तो अब ये क्या होंगे, ये अपने आप को पुल आउट कर लेंगे, कहां से, इस नर्स सेल के अंदर से। सही है, जैसे इनको न्यूट्रिशन मिल गया, इनका पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, ये क्या करेंगे, खुद का जो सर है वो बाहर निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं दैट इज, एक सेकेंड ना, ठीक है, एक सेकेंड, कभी कभी निकल जाता है मेरे भी दिमाग से। हाँ, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन, अच्छा मैंने इसको स्पर्मिएशन लिख दिया गया, ओह आई एम सॉरी, इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं बच्चों। देखो, मैं कभी खुद कंफ्यूज हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, कभी कभी गिर जाती कोई नॉलेज। तो अभी समझ में आ गया? ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, इतने सारे नाम है। तो देखो, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं, तो आप भी कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चीजों को लिखना। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी मैंने देखा तो चेक किया, चलो कोई बात नहीं। स्पर्मिएशन समझा? स्पर्मिएशन ये प्रोसेस नहीं है। स्पर्मिएशन मतलब क्या, जो अपना सर डाला हुआ है ना, जो स्पर्म्स किसके अंदर डाले, अपना सर्टोली सेल के अंदर अपना जो सर घुसा के रखे, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्पर्मिएशन। और ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म की कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस है, इसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये है ये स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया? आई होप आप लोग क्लियर होंगी, आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब हम लोग ने स्पर्म तो बना लिया, लेकिन वो स्पर्म दिखता कैसा है वो तो जान लो। ठीक है, वो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है वो तो जान लो। तो इस स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बच्चों, ध्यान से देखो, स्पर्म का स्ट्रक्चर
कुछ इस तरीके का है, ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज मिडल पीस, और यहां से इसकी ऐसी टेल निकली हुई है। समझ में आई बात, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है आपके स्पर्म का। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं हेड, ठीक है। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं मिडल पीस, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं टेल। अब यहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, उससे मैं बाद में बताता हूं, अभी यहां पे सुन लो, ठीक है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर है हेड, नीचे वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसे मैं क्या कहता हूं मिडल पीस, और ये वाला स्ट्रक्चर है इसे मैं क्या कहता हूं टेल, सही है। अब देखो कहां कहां क्या क्या प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हेड, ठीक है, इसमें यहां पे कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप का एक हार्मोन रखा होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक एंजाइम रखा होता है, ठीक है। ये क्या रखा है, एक एंजाइम रखा है जो आगे चल के फीमेल के एग को ब्रेक करने काम आएगा, सही है। फीमेल के एग के अंदर घुसने काम आएगा। देखो स्पर्म ऐसे जाके इस फीमेल के एग के अंदर घुसते ना, ठीक है, अंदर घुसते, तो इसके अंदर घुसने के काम आएगा ये एंजाइम जब आगे चल के टूटेगा तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे उस प्रोसेस में, और वो हार्मोन्स हेल्प करेंगे इस स्पर्म को अंदर जाने में, ठीक है। किसके अंदर जाने में, ओवम के अंदर जाने में। तो इस चीज को, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्लियर है, समझ में आ गया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के नीचे आपका न्यूक्लियस रखा है, और इस न्यूक्लियस में क्या पड़े हैं, आपके क्रोमोसोम पड़े हैं, सही है। ये जो न्यूक्लियस है इट इज एन हैप्लॉइड, अभी हम लोग ने बनाया ना, ये जितने भी न्यूक्लियस होंगे आप सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, सही है। इट इज द न्यूक्लियस, यहां लिख दो, इट इज द न्यूक्लियस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब इसके नीचे ये जो मिडल पीस है, इस मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया रखी होती है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब कि जितनी भी आपको एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी कहां से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, सही है। अब इस स्पर्म को बहुत दूर तक जाना है, फीमेल ओवम के पास जाना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, सफर बहुत बड़ा है इसका, सही है। तो वहां तक जाने में इसको बहुत एनर्जी लगती है बच्चों, ठीक है, वहां तक जाने में बहुत एनर्जी लगती है। एंड ऑलवेज इट इज अ मोटाइल सेल, ठीक है, ये मूव कर सकता है खुद से। इसका जो पीछे वाली पूंछ है ना, ऐसे से घूमती है पंखे की तरह, ठीक है, ऐसे पटपट घूमती है, और ये आगे आगे चलता जाता है, तैरते रहता है, सही है। तो इतना घूमने के लिए एनर्जी लगेगी। ये एनर्जी कहां से आएगी, ये एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके मिडिल पीस में कुछ ऐसे जिगजैग पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे जिगजैग पोजीशन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही बात, कुछ इस शेप में प्रेजेंट होते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इनकी इस अरेंजमेंट को, जिस अरेंजमेंट में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया लगे हुए हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं निबेनकर्न, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, द अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज निबेनकर्न। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो ध्यान में जरूर से रखना, निबेनकर्न क्या होता है। निबेनकर्न इज द अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के अंदर जो अरेंजमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, निबेनकर्न। दिख रहा है ये अरेंजमेंट जिगजैग जैसा, ठीक है। और इसके नीचे जो टेल लगी है, इस टेल के अंदर लगा रहता है फ्लैजेला, ठीक है। इस टेल के अंदर क्या लगा रहता है, फ्लैजेला। ये फ्लैजेला की वजह से ही जो टेल है ये मूव कर पाती है, ऐसे जो पंखे की तरह गोला गोला घूम पाती है। समझ में आई बात। इसके बाद इसका ये जो नेक है, देखो मैंने आप लोग को हेड बता दिया, ठीक है, मैंने आप लोग को हेड बता दिया, मैंने आप लोग को मिडिल पीस बता दिया। अब ये जो बीच वाला पोजीशन है ये, ठीक है, इसे हम लोग नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक। और इस नेक में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एक सेंट्रियोल थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, सही है, यहां बना देता हूं मैं इस कलर से। एक सेंट्रियोल थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, और एक सेंट्रियोल थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, सही है। दो चीज समझ गए, एक सेंट्रियोल थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एक सेंट्रियोल थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। अब आप लोग को दो वर्ड पता होंगे, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, सही है। प्रॉक्सिमल मतलब जो चीज आपके पास प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, ये मेरा हाथ है। तो इसमें से हाथ में ये जो बाइसेप वाला रीजन है, ये मेरे बॉडी के पास में प्रेजेंट है। तो जो पोजीशन, जो चीजें पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसे हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं,
ठीक है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, ऐसे याद रख लो। और जो चीज है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे फिंगर्स है, ये मेरे बॉडी से दूर है, इसके कंपैरिजन में तो दूर है ना, तो इसे मैं कहूंगा डिस्टल, मतलब दूर। ठीक है, तो पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल और डी से डिस्टल, डी से दूर, तो दो वर्ड है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। तो जो भी सेंट्रियोल इस न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा पास में प्रेजेंट है, ये वाला ऊपर वाला पास में प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दैट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सिंपल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो नीचे वाला है इसे हम लोग कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर है, समझ में आ गया। और तो और ये जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है ना, यही आगे चल के इलोंगेट होता है और ये आपका फ्लैजेला फॉर्म करता है टेल के अंदर का। ठीक है, तो यही वाला है, यही आगे चल के ऐसे ऐसे इलोंगेट होगा, ऐसे ऐसे इलोंगेट होता है और यही आगे चल के क्या फॉर्म करता है, ये फ्लैजेला फॉर्म करता है। दिस इज द फ्लैजेला विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टेल। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या पढ़ा हम लोग ने इसके अंदर, ध्यान से देखो, वापस एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। 3 पीस है, हेड, मिडल पीस और टेल। ठीक है, हेड के अंदर एक एंजाइम वाला एरिया जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, उसके नीचे न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है। उसके नीचे मिडल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि जिगजैग मैनर में रखा हुआ है। इस मैनर को हम लोग क्या बोलते हैं, निब्बन कॉर्न। सही है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसके नीचे क्या है, टेल है। टेल किससे बनी हुई है, फ्लैजेला से बनी हुई है। और इसके जो नेक वाला पोजीशन है, इसमें 2 सेंट्रियोल रखा है, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। जो ऊपर साइड मतलब क्या, जो न्यूक्लियस से पास है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो न्यूक्लियस से दूर है, ये दूर वाला, इट इज द डिस्टल सेंट्रियोल। सही है, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वही आगे चल के एक्सटेंड होता है और क्या फॉर्म कर देता है, दैट इज टेल का फ्लैजेला फॉर्म कर देता है। क्लियर है, समझ में आया। सो आई होप आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो इतना ही स्पर्मेटोजेनेसिस था, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग oogenesis पढ़ेंगे। ठीक है, oogenesis की तरफ जाएंगे, ये वाला चीज फॉर्म करेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। सो आई होप आप लोग को यहां तक पढ़ के बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यहां तक हर एक चीज समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले लेना जरूर से। ठीक है, जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए, और इसका भी ले लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनाने को आ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आज का जो 6th लेक्चर था वो आप लोग को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, बहुत नई नई चीजें आप लोग ने सीखी होंगी। सही है, सो लेक्चर नंबर 7 में, यानी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग oogenesis स्टार्ट करेंगे। सही है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको हर एक चीज समझ में आए, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताना जरूर, और तो और इस वीडियो को लाइक कर देना जरूर से। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो लाइक करना एकदम फ्री है, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो उसे वो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा लो, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस है उस सबकी नोटिफिकेशन आपको अपने फोन पे मिलती रहे। ठीक है, आपके फोन पे लैपटॉप में मिलती रहे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। सही है, अपने सारे दोस्तों तक इस चैनल के लिंक जरूर शेयर कर देना, अपने हर दोस्तों तक, क्योंकि इस चैनल के ऊपर 11th 12th, ठीक है, कॉमर्स और साइंस के हर सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस आएंगे, एकदम बेहतरीन टीचर्स के द्वारा, एकदम वेल एजुकेटेड, एकदम वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा। तो अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना इस चैनल को। सही है, मजा आ गया। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडीइंग।